लदिया घाटी में कई महीनों तक शांति का राज्य चला आ रहा था जब सितंबर 1938 में नैनीताल में एक रिपोर्ट मिली कि एक 12 साल की लड़की एक बाघ द्वारा कोट किंद्री गांव में मार दी गई है। वन विभाग के डोनाल्ड स्टुअर्ट के माध्यम से जो रिपोर्ट मुझ तक पहुंची उसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जब मैंने कुछ सप्ताह बाद गांव का दौरा किया तब मुझे इस हादसे की जानकारी मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि एक दिन दोपहर के समय ये लड़की गांव के निकट एक आम के पेड़ से नीचे गिरे आमों को चुन रही थी। तभी अचानक एक बाघ वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि आसपास काम कर रहे लोगों में से कोई उसकी सहायता कर पाता, बाघ उसे उठा के वहां से गायब हो गया। बाघ का पीछा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसी के साथ घसीटने और खून के सभी निशान मेरे पहुंचने से बहुत पहले ही मिटा दिए गए थे। इसलिए मैं उस स्थान को ढूंढने में असमर्थ था जहां बाघ उसके शरीर को ले गया था। कोट किंद्री चूका से लगभग 4 मील साउथ वेस्ट और थाक से 3 मील पश्चिम में स्थित है। कोट किंद्री और थाक के बीच की घाटी में चूका आदमखोर को पिछले अप्रैल के महीने में मेरे द्वारा गोली मार दी गई थी। पिछले अप्रैल 1938 की गर्मियों के दौरान वन विभाग ने इस क्षेत्र के सभी पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया था, और यह आशंका थी कि यदि नवंबर से पहले आदमखोर का पता नहीं लगाया गया तो ठेकेदार मजदूरों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट को लेने से मना कर देंगे। इसी संबंध में डोनाल्ड स्टुअर्ट ने लड़की की हत्या के तुरंत बाद मुझे पत्र लिखा और मैंने उनसे कोट किंद्री जाने का वादा किया। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैंने जो वादा किया था वह ठेकेदारों के हित से ज्यादा स्थानीय निवासियों के हित में था। कोट किंद्री जाने का मेरा सबसे सीधा रास्ता पहले रेल से टनकपुर, वहां से काला डूंगा और चूका होते हुए आगे पैदल जाना था। हालांकि इस रास्ते से मुझे 100 मील की बचत होती, लेकिन मुझे उत्तरी भारत में सबसे घातक मलेरिया बेल्ट से होकर गुजरना होता, और इससे बचने के लिए मैंने पहाड़ियों के बीच से मोरनोला जाने का फैसला किया और वहां से शेरिंग रोड के साथ कोट किंद्री के ऊपर रिज पर समाप्त होने तक चलता रहा। मेरी तैयारी इतने लंबे ट्रैक के लिए अभी चल ही रही थी कि लद्या के बाएं किनारे और चूका से लगभग आधे मील की दूरी पर बसे एक छोटे से गांव सेम में एक अन्य व्यक्ति के मारे जाने की खबर नैनीताल पहुंची। इस अवसर पर हादसे का शिकार एक बुजुर्ग महिला बनी थी जो सेम के ग्राम प्रधान की मां थी। यह अभागी महिला 2 खेतों के बीच एक खड़ी चट्टान पर झाड़ियां काटते समय मारी गई थी। महिला ने 50 गज लंबे किनारे के दूसरे छोर पर काम करना शुरू ही किया था और अपने खेत के 1 गज अंदर की झाड़ियों को काटना शुरू ही किया था कि तभी बाघ ऊपर वाले खेत से उस पर कूद पड़ा। हमला इतना अचानक और बिन बताए हुआ था कि महिला को मरने से पहले केवल एक बार चीखने का समय मिला। बाघ ने उन्हें मार डाला और 12 फुट ऊंचे किनारे पर ले जाकर घने जंगल में गायब हो गया। उनका बेटा लगभग 20 साल का था जो उस समय कुछ गज की दूरी पर धान के खेत में काम कर रहा था। उसने ये पूरी घटना देखी, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि अपनी मां को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर पाया। लड़के की जल्दी आने की प्रार्थना के प्रतिचार में 2 दिन बाद पटवारी इकट्ठा किए गए 80 आदमियों को लेकर सैम आ पहुंचा। जिस दिशा में टाइगर गया था उसी का अनुसरण कर उसने इस स्त्री के कपड़े और हड्डियों को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में ढूंढ निकाला। यह हत्या एक तेज धूप वाले दिन दोपहर 2 बजे हुई थी और टाइगर ने अपना मारा हुआ शिकार उस मकान से जहां उसने उसे मारा था केवल 60 गज दूर ले जाकर उसे खा डाला था। यह दूसरी खबर मिलने पर अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल 3 जिलों के डिप्टी कमिश्नर इबॉट्सन ने, जो तिब्बत सीमा पर बसे अस्कोट में एक जमीन का विवाद निपटाने के लिए जाने ही वाले थे, अचानक से उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और बागेश्वर होकर जाने के बजाय मेरे साथ सैम चलने और वहां से आगे अस्कोट जाने का निर्णय किया। जो मार्ग मैंने चुना था उसमें काफी मात्रा में पहाड़ चढ़ने थे, इसलिए हमने नंधौर घाटी तक जाने का फैसला किया और नंधौर और लद्या के बीच के जल क्षेत्र को पार किया और उसके बाद लद्या नदी के किनारे किनारे होकर सैम पहुंचने का फैसला किया। इबॉट्सन ने 2 अक्टूबर को नैनीताल छोड़ दिया था
और अगले दिन मैं चौरगलिया में उनसे मिला। नंधौर के ऊपर जाकर मछली पकड़ने का हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हल्की वजन वाली ट्रॉट रॉड्स पर दिन में 120 मछलियां पकड़ी गईं और 5वें दिन हम दुर्गा पीपल पहुंचे। यहां हमने नदी को छोड़ दिया और एक बहुत तीखी चढ़ाई चढ़कर रात को जल विभाजक पर पड़ाव डाला। अगले सवेरे जल्दी यात्रा शुरू करके उस रात हमने अपने टेंट को अपनी पिछली रात की कैंपसाइट से 12 मील की दूरी पर लद्या के बाएं किनारे पर बांधा। मॉनसून जल्दी खत्म हो गया था, जो बहुत सौभाग्य की बात थी हमारे लिए। उन चट्टानी चट्टानों के कारण जो एकदम नीचे घाटी की ओर जाती हैं, वहां नदी को हमें हर चौथाई मील पर पार करना पड़ता था। इसी दौरान मेरा रसोइया, जो जूते पहनकर 5 फुट का ही हो पाता था, नदी में बह गया और पानी में डूबकर मरने से इसलिए बचाया जा सका क्योंकि जो आदमी हमारे दोपहर के भोजन की टोकरी लिए चल रहा था, उसने उसे बचा लिया था। चौरगलिया से निकलने के 10वें दिन हमने झोपड़ी से 200 गज की दूरी पर सैम के एक सुनसान मैदान में डेरा डाला, जहां महिला की हत्या की गई थी, जो लधिया और सारदा नदियों के जंक्शन से 100 गज की दूरी पर था। पुलिस विभाग के गिल वॉडेल, जो लधिया से नीचे जाते हुए हमें रास्ते में मिले थे, वे कई दिनों तक से सैम में डेरा डाले हुए थे और उन्होंने एक भैंस को बांध दिया था, जिसे वन विभाग के मैकडॉनल्ड ने बहुत दयालुता से हमारे को सौंपा था। हालांकि वॉडेल के प्रवास के दौरान बाघ कई बार सैम में आया था, लेकिन उसने भैंस को मारा नहीं था। सैम में हमारे आगमन के अगले दिन जब वॉटसन आसपास के गांव के पटवारियों और वन रक्षकों से पूछताछ कर रहे थे, तो मैं पगमार्क्स की तलाश में बाहर निकल पड़ा। हमारे कैंप और जंक्शन के बीच और लद्या नदी के दोनों किनारों पर लंबे रेत के ढेर थे। इन रेत के ढेरों पर मुझे एक बागिन और एक युवा नर बाघ के पगमार्क्स मिले। ये नर बाघ उन शावकों में से एक था जिन्हें मैंने अप्रैल में देखा था। बागिन ने पिछले कुछ दिनों के दौरान कई बार लद्या नदी को पार किया था और फिर वापस आई थी, और पिछली रात वे नदी की पट्टी के साथ साथ हमारे तंबू के सामने बिछी रेत पर भी चली थी। ये वही बागिन थी जिस पर गांव वालों को आदमखोर होने का संदेह था, और जिस दिन से मुखिया की मां की हत्या हुई थी, तब से वह बार बार सैम में आती रही। वे शायद सही थे। बागिन के पगचिनों की जान से पता चला कि वो एक औसत कद वाली, यानी एक एवरेज साइज्ड फीमेल थी। वे आदमखोर क्यों बनी, ये तो बाद में पता चलेगा। इसका एक कारण यह हो सकता है कि उसने चूका के बाघ के मारे हुए शिकारों को खाने में उसकी मदद की थी, जब वे पिछले मीटिंग सीजन में साथ साथ रहे थे, और नर मानव का स्वाद पा लेने के बाद और उसे उपलब्ध करने के लिए अब जोड़ा साथ ना रह जाने की वजह से वह खुद नरबख्शी बन गई थी। ये केवल एक अनुमान था जो बाद में गलत साबित हुआ। नैनीताल छोड़ने से पहले मैंने टनकपुर के तहसीलदार को पत्र लिखा था और उनसे 4 युवा नर भैंसों को खरीदने के लिए और उन्हें सैम भेजने के लिए कहा। इनमें से एक भैंस की मौत रास्ते में ही हो गई थी और बाकी 3 24 तारीख को वहां आ गई थी, और हमने उन्हें उसी शाम एक साथ मैकडॉनल्ड की दी हुई भैंस के साथ बांध दिया था। अगली सुबह मैं इन जानवरों को देखने गया और वहां मैंने चूका के लोगों को बहुत उत्साह की अवस्था में पाया। गांव के चारों ओर खेतों की हाल ही में जुताई की गई थी और पिछली रात बागिन 3 परिवारों के करीब से होकर गुजरी थी, जो अपने मवेशियों के साथ खेतों में सो रहे थे। सौभाग्य से मवेशियों ने बागिन को देख लिया था और सोते हुए लोगों को उसके आने की चेतावनी दे दी थी। बागिन खेतों से निकलकर कोट किंदरी की ओर ट्रैक पर चढ़ गई थी और आगे निकल गई थी, बिना हमारी किसी भी भैंस को नुकसान पहुंचाए बिना। हमारे सैम पहुंचने पर पटवारी, वन रक्षकों और गांव वालों ने हमें बताया कि युवा भैंसों को बांधना समय की बर्बादी होगी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आदमखोर उन्हें नहीं मारेगा। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि आदमखोर को गोली मारने की यह कोशिश अन्य लोगों द्वारा की गई थी, जो कभी सफल नहीं हुई, और किसी भी स्थिति में यदि बागिन भैंसों को खाना चाहती तो उसके लिए जंगलों में कई भैंस थे जिन्हें वे चुन सकती थी। हालांकि इस सलाह के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे और हमने भैंसों को अगली 2 रातों के लिए बांध दिया। बागिन उनके नजदीक से एक बार फिर गुजरी, पर इस बार भी उसने उन्हें कुछ नहीं किया। 27 तारीख की सुबह जैसे ही हम नाश्ता कर रहे थे, तभी थाक के मुखिया के भाई तिवारी के नेतृत्व में लोगों की एक पार्टी हमारे शिविर में आ पहुंची, जिन्होंने हमें बताया
कि उनके गांव का एक आदमी लापता है। उन्होंने बताया कि यह आदमी पिछले दिन दोपहर के समय गांव से निकला था। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी को बताया था कि वह यह देखने के लिए जा रहा है कि उसके मवेशी गांव की सीमा से बाहर ना निकले हों, पर वह वापस कभी नहीं लौटा। इसलिए उन्हें आशंका थी कि उसे आदमखोर ने मार डाला होगा। हमारी तैयारी जल्द ही हो गई थी और 10 बजे एबॉर्टसन और मैं तिवारी और उनके लाए लोगों के साथ थाक के लिए रवाना हुए। दूरी केवल 2 मील की थी, लेकिन चढ़ाई काफी थी और हाँफते हुए गांव के बाहरी इलाके में हम पहुंचे। इस समय हम पसीने से लथपथ हो गए थे। जैसे ही हम झाड़ झंखाड़ से ढकी समतल जमीन पर गांव के पास पहुंचे, जिसका उल्लेख मेरे पास बाद में करने का कारण है, हमने एक औरत को रोते हुए सुना और जंगल से बाहर निकलने पर हम शोक मनाने वाले लापता व्यक्ति की पत्नी और कुछ 10 या 15 पुरुषों के पास आ पहुंचे, जो खेत के किनारे पर हमारा इंतजार कर रहे थे। इन लोगों ने हमें अपने घरों के ऊपर से सूचना दी कि उन्होंने कोई सफेद वस्तु देखी थी, जो लापता आदमी के कपड़ों का हिस्सा लग रही थी और जो झाड़ियों से उगे हुए खेत में हमसे 30 गज की दूरी पर पड़ी थी। एबॉर्टसन, तिवारी और मैं सफेद वस्तु की जांच करने के लिए निकल पड़े, जबकि मिसेस एबॉर्टसन महिला और बाकी पुरुषों को गांव तक ले गई। वह खेत, जिस पर कुछ वर्षों से खेती नहीं हो पाई थी, घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। हम ठीक उस सफेद वस्तु के ऊपर खड़े थे जिसे तिवारी ने पहचान लिया। ये लापता आदमी के कपड़ों का टुकड़ा था, जिसके पास ही उस आदमी की टोपी पड़ी थी। हमला यहीं हुआ था, लेकिन हमें कोई खून के निशान वहां नहीं मिले। जहां हमला हुआ था वहां खून का अभाव था और कुछ हद तक बागिन द्वारा आदमी को खींची गई दूरी का अनुमान लगाया जा सकता था। उसने अपनी पहली पकड़ बरकरार रखी थी। ऐसे मामले में तब तक खून नहीं बहेगा जब तक कि पकड़ को बदला नहीं जाता। हमारे ऊपर की पहाड़ी पर 30 गज की दूरी पर झाड़ियों का झुरमुट था, जो लताओं से ढका हुआ था। ऊपर की ओर ड्रैग मार्क्स का निरीक्षण करने से पहले इस स्थान को देखना जरूरी था, क्योंकि बागिन को अपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाना ठीक नहीं था। झाड़ियों के नीचे नरम धरती पर हमें बागिन के पगचिन्ह मिले और वह जगह भी मिली जहां वह आदमी पर हमला करने से पहले लेटी हुई थी। अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर लौटते हुए हमने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया। हमारा प्राथमिक उद्देश्य बागिन का पीछा करना और आदमी के शरीर पर आने के समय उस पर गोली चलाना था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुझे इस ट्रेल को फॉलो करना था और साथ ही सामने नजर रखनी थी। तिवारी, जो मेरे पीछे नियत्ता था, दाएं और बाएं नजर रखा हुआ था और एबॉर्टसन तिवारी से 1 गज पीछे था, ताकि हमें पीछे से होने वाले हमले से बचाया जा सके। पिछले दिन इस क्षेत्र में मवेशी चरने आए थे, जिससे जमीन का काफी नुकसान हुआ था और कोई खून के निशान नहीं पाए गए थे। बागिन के वहां से गुजरने का संकेत केवल कभी कभी कोई उलट गई या घास की कुचली गई पट्टी से ही लग पाता था, इसलिए हमारी गति धीमी रही। 200 गज की दूरी तक ले जाने के बाद बागिन ने आदमी को मार डाला था और उसे वहीं छोड़ दिया था। वह कई घंटों के बाद वापस लौट आई थी और उसे फिर ले गई, जब थाक के लोगों ने कई सांबर हिरणों को इस दिशा में चिल्लाते हुए सुना था। आदमी को मारने के बाद बागिन द्वारा उसे न ले जाने का कारण उसके मवेशी थे, जिन्होंने उस पर हमला होते हुए देखा और उसे वहां से भगा दिया था। जहां वह आदमी लेटा हुआ था वहां खून बड़ी मात्रा में जमा हो गया था और जब बागिन ने उसे फिर से उठाया था तब उसके गले में घाव से खून बहना बंद हो गया था, और इस कारण से भी कि अब उसने उसे कमर के छोटे भाग से पकड़ा हुआ था, जबकि उसने पहले उसे गर्दन से पकड़ रखा था। इसलिए अब उसे ट्रैक करना और भी मुश्किल हो गया था। बागिन पहाड़ी के ऊपर टिकी रही, क्योंकि ये झाड़ियां बहुत घनी थी और दृश्यता केवल कुछ गज तक ही थी। हमारी रफ्तार इसलिए धीमी हो गई थी। 2 घंटों में हमने आधे मील की दूरी तय की थी और एक पहाड़ी पर पहुंचे, जिसके पार वह घाटी थी जिसमें 6 महीने पहले हमने चूका नरभक्षी को मार डाला था। इस पहाड़ी पर एक पत्थर की चट्टान थी जो ऊपर की ओर झुकी हुई थी। बागिन के पदचिन्ह चट्टान के दाहिने ओर नीचे गए थे और मुझे यकीन था
कि वह चट्टान के ऊपर लटके हुए हिस्से के नीचे लेटी हुई थी। इबॉटसन और मैंने हल्के रबड़ सोल वाले जूते पहने थे। तिवारी नंगे पैर था और हम बिना आवाज किए चट्टान तक पहुंच गए थे। अपने दोनों साथियों को स्थिर खड़े रहने और चारों ओर सावधानी से नजर रखने का संकेत देते हुए मुझे चट्टान पर पैर जमाने का मौका मिला और मैं इंच बाय इंच आगे बढ़ता गया। चट्टान से आगे कुछ ही दूर पर समतल भूमि थी और जैसे जैसे इस भूमि का अधिक भाग दृश्य में आता गया, मुझे लगा कि मेरा लगाया गया अनुमान सही साबित होने वाला था। मुझे अभी भी 1 या 2 फुट की दूरी तय करनी थी। इससे पहले कि मैं ऊपर देख पाता, तभी मैंने अपने बाईं ओर एक हलचल देखी। नीचे दबी हुई एक सुनहरी छड़ी उभरकर खड़ी हो गई थी और एक क्षण बाद ही सामने झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई और झाड़ियों के दूर एक पेड़ पर एक बंदर ने कॉल करना शुरू कर दिया था। बागिन ने रात के खाने के बाद अपनी नींद के लिए बहुत सावधानी से जगह चुनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लिए वह सोई नहीं थी। और जब उसने मेरे सिर को चट्टान के ऊपर से बाहर निकलते देखा तो वह उठी और कदम उठाते हुए किनारे पर ब्लैकबेरी की झाड़ियों के नीचे गायब हो गई। हमारा इतनी सावधानी से उसका पीछा किया जाना अंतिम क्षण में विफल हो गया था और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था सिवाय इसके कि किल को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और यह देखा जाए कि हम उसके ऊपर कहीं बैठ सकते हैं या नहीं। बागिन ने अपना भोजन वहीं खाया था जहां वे लेटी हुई थी और क्योंकि यह स्थान खुले आसमान के नीचे था, इसलिए गिद्धों की नज़र से बचाने के लिए उसने शिकार को एक स्थान पर छिपा दिया ताकि उन्हें ऊपर से कुछ दिखाई ना दे। अब ट्रैकिंग करना आसान था क्योंकि पीछे खून के निशानों की एक ट्रेल रह गई थी। खून के निशान हमें बड़ी बड़ी चट्टानों की तरफ ले गए और इन चट्टानों से 50 गज आगे हमें किल की प्राप्ति हुई। मैं आप सभी को उस किल के बारे में बता के दुखी नहीं करना चाहता हूं, जो कि कुछ घंटे पहले एक जीता जागता इंसान था। वह उस रोती हुई औरत का पति और 2 बच्चों का पिता था। 32 वर्ष में मैंने ऐसे कई दृश्य देखे हैं जिनमें से प्रत्येक दृश्य अपने पिछले दृश्य से भी अधिक भयानक होता है। मैं आदमखोरों का शिकार करता आ रहा हूं और प्रत्येक अवसर पर मैंने महसूस किया है कि नरभक्षियों द्वारा मारे गए लोगों का शव बरामद करने से बेहतर है कि उनके शरीर को हत्यारे के पास ही छोड़ दिया जाए, ना कि शव के नाम पे सिर्फ 1 या 2 मांस के टुकड़े की प्राप्ति करनी हो। और फिर खून के बदले खून की पुकार, ग्रामीण इलाकों को एक ऐसे खतरे से छुटकारा दिलाने की उत्कट इच्छा, इससे अधिक भयानक कोई अन्य मुसीबत हो नहीं सकती है। और फिर अंत में आशा हमेशा बनी रहती है, चाहे कोई इसे कितना भी बेतुका समझे, कि किसी चमत्कार से पीड़ित अभी भी जीवित हो जाए और उसे सहायता की आवश्यकता हो। जिस घने जंगल में बागिन चली गई थी वह 40 गज वर्ग का था और वह उस क्षेत्र को बंदर के देखे बिना छोड़ नहीं सकती थी। साथ में हमें चेतावनी मिली, इसलिए हम वहीं बैठ गए और मैंने एक सिगरेट जलाई। इसके साथ हम ये सुनने के लिए भी बैठे थे कि क्या जंगल के पास हमें बताने के लिए कुछ है या नहीं, और हम अपनी अगली चाल पर विचार करने लगे थे। मचान बनाने के लिए गांव लौटना जरूरी था और हमारी गैर मौजूदगी में बागिन का शिकार ले जाना लगभग तय था। जब वह एक पूरे इंसान को ले जा रही थी तो उसका पीछा करना मुश्किल था, लेकिन अब जब उसका बोझ काफी हल्का हो चुका था और उसे छेड़ भी दिया गया था, तो वह वहां से मीलों दूर निकल जाती और उसके द्वारा मारा गया शिकार हमें कहीं नहीं मिल पाता। इसलिए यह जरूरी था कि हम में से एक मौके पर ही रहे और बाकी 2 लोग रस्सियों को लेने के लिए वापस गांव चले जाए। इबॉटसन ने खतरे के प्रति अपनी सामान्य उपेक्षा के तहत वापस जाने का फैसला किया और जब वे और तिवारी उस कठिन मैदान से बचने के लिए पहाड़ी से नीचे चले गए जिस पर हम हाल ही में आए थे, मैं किल के करीब एक छोटे से पेड़ पर चढ़ गया था। भूमि से 4 फुट ऊंचाई पर पेड़ 2 हिस्सों में बंट गया था
और आधे हिस्से पर झुककर और दूसरे हिस्से पर पैर रखकर मैं अपने लिए एक आसन बनाने में सफल हो गया था, जो जमीन से कुछ ऊंचा था, कि अगर बाघिन शिकार के करीब पहुंचती तो मैं उसे देख पाता। और इतना अच्छा था कि अगर बाघिन का मुझ पर कुछ करने का इरादा हो तो उसके हमला करने से पहले मैं उसे आराम से देख पाता। इबॉट्सन को गए 15 या 20 मिनट ही हुए थे कि मैंने एक चट्टान को पहले आगे की ओर और फिर पीछे की तरफ झुकते हुए सुना। चट्टान स्पष्ट रूप से बहुत नाजुक ढंग से तैयार की गई थी, और जब बाघिन ने उस पर अपना वजन डाला और महसूस किया कि वह आगे की ओर झुक रही है, तो उसने अपना पैर हटा लिया था और चट्टान वापस अपनी जगह पर आ गई थी। आवाज मेरे सामने बाएं तरफ लगभग 20 फुट की दूरी से आई थी, और यही एकमात्र दिशा थी जिसमें पीछे से बिना गिरे मेरे लिए एक शॉट लेना संभव होता। कई मिनट बीत गए, तभी मैंने ऊपरी छोर पर एक लकड़ी को टूटते हुए सुना। यह उस बात का उदाहरण था कि जब जंगल में से होकर जाता हुआ टाइगर किस तरह से चल सकता है। उसकी आवाज से मैं उसकी सही सही स्थिति पहचान गया था, और मेरी आंखें उसी स्थान पर टिकी हुई थी जहां बाघिन आई। वह कुछ देर रुकी और उसने मुझे देखा, और फिर बिना किसी पत्ते या घास के तिनके को हिलाते हुए वहां से चली गई। बाघिन की ओर से कोई और आवाज नहीं आई, और 1 या 2 घंटे बाद मैंने बॉटसन को लौटते हुए सुना। जितने भी लोगों के साथ में मैंने आज तक शिकार किया है, उसमें से बॉटसन सबसे अलग तरह का और सबसे अच्छा इंसान है, क्योंकि न केवल उसका दिल शेर जैसा है, बल्कि वह सभी चीजों के बारे में पहले से ही सोच लेता है। और इन सबसे बढ़कर वह बंदूक लेकर चलाने वालों में से सबसे ज्यादा निस्वार्थ व्यक्ति है। वह रस्सी लाने के साथ मेरे लिए गलीचे, तकिए, अधिक गर्म चाय और पर्याप्त दोपहर का भोजन लेकर लौटा था। जब मैं किल की परली ओर खुद को तरोताजा कर रहा था, तो इबॉट्सन ने एक आदमी को 40 गज की दूरी पर बाघिन के ध्यान को भटकाने के लिए एक पेड़ पर बिठा दिया, और खुद किल के सामने एक पेड़ पर रस्सी का मचान बनाने के लिए चढ़ गया। जब मचान तैयार हो गई, तो इबॉट्सन ने किल को बहुत अप्रिय तरीके से कुछ फुट हटाया, और बाघिन उसे उठाकर ना ले जाए इसलिए उसे सुरक्षित रूप से पेड़ के निचले हिस्से से बांध दिया। क्योंकि चांद अब घटती जाने वाली कलाओं में था, और रात के पहले 2 घंटे जंगल में घुप अंधेरा रहने वाला था। आखिरी सिगरेट पीने के बाद मैं मचान पर चढ़ गया, और जब मैंने खुद को तैयार कर लिया, तो इबॉट्सन ने उस आदमी को पेड़ से उतरवाया, जो अलग होकर थाक की दिशा में श्रीमती इबॉट्सन को साथ लेते हुए शिविर पर वापस चल दिया था। पीछे हटने वाला दल नजरों से ओझल हो गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया था। उसी वक्त मैंने एक भारी शरीर को पत्तों से टकराते हुए सुना। तभी बंदर, जो अब तक चुप था और जिसे मैं अब दूर के एक पेड़ पर बैठा हुआ देख सकता था, ने अलार्म कॉल्स देना शुरू कर दिया था। यहां मैं काफी भाग्यशाली साबित हो रहा था। ध्यान भटकाने के लिए आदमी को पेड़ पर चढ़ाने की हमारी योजना सफलतापूर्वक काम करती हुई दिखाई दे रही थी। एक तनावपूर्ण मिनट बीता, 1 सेकंड और तीसरा, और तब पर्वत की उस धार से, जहां चट्टान की एक बड़ी शिला पर मैं चढ़ गया था, एक काकड़ मेरी ओर तेजी से भौंकते हुए आया। बाघिन शिकार के लिए नहीं आ रही थी, बल्कि ये बॉटसन के पीछे चली गई थी। मैं अब चिंता के बुखार में था, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसने अपनी किल को छोड़ दिया था और एक नया शिकार करना चाहती थी। जाने से पहले बॉटसन ने मुझसे हर सावधानी बरतने का वादा किया था, लेकिन मेरी तरफ की पहाड़ी पर काकड़ की भौंकने की आवाज सुनकर उसे स्वाभाविक रूप से लगा कि बाघिन नदी में शिकार के आसपास घूम रही है, और यदि उसने अपनी सावधानियों में ढील दी तो बाघिन को उसका मौका मिल जाएगा। 10 मिनट मेरे लिए बहुत बेचैनी भरे गुजरे, और फिर मैंने एक दूसरे काकड़ को भौंकते हुए सुना, जिसकी आवाज थाक की दिशा से आ रही थी। बाघिन अभी भी उनका पीछा कर रही थी, लेकिन वहां की जमीन काफी खुली थी और उसके दल पर हमला करने का डर कम था। हालांकि बॉटसन के लिए खतरा किसी भी तरह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कैंप तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 मील बहुत घने जंगल से गुजरना था, और अगर सूरज डूबने तक
वे मेरी गोली चलाने की आवाज़ सुनने के लिए थाक में ही ठहरे रहे, जिसका मुझे डर था कि वे ऐसा करेंगे, और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया भी, तो वे उस रास्ते पर जाते हुए बड़ा भारी जोखिम उठाएंगे। सौभाग्य से वॉटसन ने खतरे को महसूस कर लिया था और अपनी टोली को एक साथ करीब रखा। बागिन ने पूरे रास्ते उनका पीछा किया, क्योंकि उसके पग मार्क्स अगली सुबह पाए गए थे, लेकिन टोली शिविर तक सही सलामत पहुंच गई थी। काकड़ और सांबर की अलार्म कॉल्स ने बागिन का पीछा करने में मेरी मदद की थी। सूर्यास्त के 1 घंटे बाद वे 2 मील दूर घाटी की तलहटी में आ पहुंची थी। उसके सामने पूरी रात पड़ी थी और उसके वापस लौटने का लाखों में से केवल एक ही मौका था, लेकिन मैंने उस मौके को ना गंवाने का दृढ़ निश्चय किया था। मैंने अपने चारों ओर एक गलीचा लपेट लिया, क्योंकि ये एक बहुत ही ठंडी रात थी। मैंने खुद को ऐसी स्थिति में आरामदायक बना लिया था जिसमें मैं घंटों तक बिना हिले डुले रह सकता था। शाम 4 बजे तक मैंने मचान पर अपनी सीट ले ली थी। 10 बजे रात को मैंने 2 जानवरों की आवाज़ को पहाड़ी से नीचे मेरी ओर आते हुए सुना। पेड़ों के नीचे उन्हें देखने के लिए बहुत अंधेरा था, लेकिन जब वे किल की पिछली तरफ गए तो मुझे पता चला कि वे शाही थे, यानी पॉक्यूपाइंस। 1 घंटे बाद जब चांद कुछ देर के लिए उग आया, मैंने नीचे घाटी में एक जानवर की आवाज़ सुनी। वह पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, और जब वह किल से नीचे की ओर बहने वाली हवा में आया तो वह कुछ समय के लिए रुका और फिर सावधानी से पहाड़ी पर ऊपर आ गया। जबकि वह अभी भी कुछ दूरी पर था तो मैंने उसे हवा में सूंघते हुए सुना, और मुझे पता चला कि वह एक भालू है। खून की गंध उसे आकर्षित कर रही थी, लेकिन उसमें एक इंसान की गंध घुली हुई थी, और कोई जोखिम न लेते हुए वह बहुत सावधानी से किल का पीछा कर रहा था। उसकी नाक, जो जंगल के किसी भी जानवर से तेज थी, ने उसे बता दिया था कि यह किल बाघ की संपत्ति थी। यह एक हिमालयन भालू था, जिसे बाघों से भी डर नहीं लगता है। मैंने कई अवसरों पर भालू को एक बाघ को उसके शिकार से दूर भगाते हुए देखा है। वह बेचैन सा हो रहा था, खून की गंध के साथ एक इंसान की गंध, और बाघ उसकी बेचैनी का कारण थे। समतल भूमि पर पहुंचने पर भालू शिकार से कुछ गज की दूरी पर अपने कुबड़ों पर बैठ गया था, और जब उसने खुद को संतुष्ट कर लिया कि मानव गंध से उसके लिए कोई खतरा नहीं था, तो वह सीधा खड़ा हो गया और उसने अपना सिर घुमाकर एक लंबी सी छींक निकाली, जिसे मैंने एक साथी को पुकारने के रूप में समझा, जो घाटी में गूंज रही थी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह साहसपूर्वक किल के पास आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने किल को सूंघना शुरू किया, मैंने अपनी राइफल उसकी ओर घुमा दी। हिमालयन भालू द्वारा इंसान को खाने का मुझे एक ही किस्सा पता है। उस अवसर पर घास काट रही एक महिला चट्टान से गिरकर मर गई थी, और एक भालू ने उसका शव पाया और उसे उठाकर ले गया और खा लिया। परंतु इस भालू ने केवल किल को सूंघा और फिर पश्चिम की ओर चला गया। सूरज उगने के थोड़ी देर बाद इबॉटसन का आगमन हुआ। इबॉटसन के साथ मृत व्यक्ति के भाई और अन्य रिश्तेदार भी आए थे। उन्होंने बहुत श्रद्धापूर्वक अवशेषों को एक साफ सफेद चादर में लपेटा और शारदा नदी के किनारे अंतिम संस्कार के लिए चल पड़े। 27 तारीख को शाम को चूका तक इबॉटसन का पीछा करने के बाद रात के दौरान किसी समय बागिन लद्या पार कर चुकी थी और हमारे शिविर के पीछे झाड़ीदार जंगल में चली गई थी। इन झाड़ियों से होकर एक रास्ता गुजरता था, जिसका उपयोग लद्या घाटी के ग्रामीण नियमित रूप से करते थे, जब तक कि आदमखोर के आगमन ने इस मार्ग को असुरक्षित नहीं बना दिया था। 28 तारीख को 2 मेल रनर, जिन्होंने इबॉटसन की डाक को टनकपुर के पहले पड़ाव पर पहुंचाया था, उन्हें शिविर में वापस आते हुए देरी हो गई, और समय बचाने के लिए उन्होंने इन झाड़ियों के बीच से शॉर्टकट लिया। बहुत सौभाग्य से आगे चलने वाला व्यक्ति सतर्क था और उसने बागिन को देख लिया जब वह झाड़ियों से निकल रही थी और उनके सामने वाले रास्ते के पास जा लेट गई थी। इबॉटसन और मैं थाक से वापस आए ही थे कि ये दोनों लोग शिविर में घुस आए थे, और उनके बताने पर हम अपने हथियार लेकर जांच करने के लिए जल्दी से निकल पड़े। हमें बागिन के पगचिन्ह मिले। जिस रास्ते पर वह निकली थी
जहां उसने कुछ दूरी तक उन लोगों का पीछा किया था, लेकिन हमने उसे नहीं देखा। हालांकि एक जगह जहां झाड़ियां बहुत घनी थी, हमने कुछ हलचल देखी और एक जानवर को आगे बढ़ते हुए सुना। 29 तारीख की सुबह थाक से बहुत से लोग ये बताने आए कि उनका एक बैल पिछली रात पशुशाला में नहीं लौटा था और जहां उसे आखिरी बार देखा गया था वहां ढूंढने पर थोड़ा सा खून मिला था। दोपहर 2 बजे इबॉटसन और मैं इस स्थान पर आ पहुंचे और जमीन को देखते हुए हमें पता चला कि बैल को बाघ द्वारा मार दिया गया है। जल्दबाजी में दोपहर के भोजन के बाद इबॉटसन और मैं अपने 2 लड़कों के साथ जो रस्सियां लेकर पीछे चल रहे थे, घसीटने के निशानों के पीछे निकल पड़े। हमने 100 गज का रास्ता तय ही किया था जब सड़क हमें नीचे नाले में ले गई, जहां मैंने अप्रैल में गोली चलाई थी, परंतु उस बड़े बाघ को वह लगने में चूक गई थी। अत्यधिक वजन उठाने के कारण बाघ के पगचिन्ह फैल गए थे और यह संभव नहीं था यह कहने के लिए कि वह आदमखोर थी या नहीं। लेकिन इस क्षेत्र में हर बाघ एक सस्पेक्ट था, इसलिए मैंने किल के ऊपर बैठने का फैसला किया। किल से उचित दूरी पर केवल एक ही पेड़ था और जैसे ही लोग मचान बनाने के लिए उस पर चढ़े, बाघिन ने नीचे घाटी में आवाज देना शुरू कर दिया था। बहुत जल्दबाजी में रस्सी के कुछ धागों को 2 शाखाओं के बीच बांधा गया था और जब इबॉटसन अपनी राइफल के साथ पहरा दे रहा था, तब मैं पेड़ पर चढ़ गया और उस पर अपनी सीट ले ली, जो अगले 14 घंटों के दौरान सबसे असुविधाजनक साबित हुई और साथ ही सबसे खतरनाक मचान भी साबित हुई जिस पर मैं कभी बैठा था। जब मैं पेड़ पर चढ़ रहा था तो बाघ ने कई बार आवाज दी और देर शाम तक लंबे अंतराल पर आवाज करता रहा। आखिरी कॉल आधा मील दूर एक पहाड़ी से आई थी। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि बाघिन किल के करीब थी और उसने उन लोगों को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया था। पिछले अनुभवों से मैं जानता था कि इसका मतलब यह था कि उसने इस तरह छेड़छाड़ किए जाने के प्रति अपना गुस्सा प्रकट किया था और फिर वह चली गई थी। हालांकि मैं रस्सी के 3 धागों पर बैठा रहा जब तक इबॉटसन अगली सुबह वापस नहीं लौटा। उस रात मैंने ना कुछ देखा ना सुना।